नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक जो है वह बायोटेक्नोलॉजी का तो है ही, इसके साथ साथ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जंतु विज्ञान में भी जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस में है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने दिया था, इसकी परिभाषा क्या है, इसके रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, प्रमुख इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ इसका एप्लीकेशन या यूजेज क्या क्या है। देखिए, पहले सिंपल टर्म अगर हम लोग देखें तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है कि बायोटेक की एक ब्रांच है या एक है कि बायोटेक की बैकबोन है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बिना हम बायोटेक की परिकल्पना नहीं कर सकते। इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि हम कोई डिजायर जीन, कोई फॉरेन जीन जो हमारे आवश्यकता का हो, उसको हम लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं और फिर वेक्टर के माध्यम से, प्लाज्मिड के माध्यम से उसको हम क्या करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और मल्टीप्लिकेशन के परिणाम स्वरूप उसको प्योरीफाई करके, आइसोलेट करके उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा इंसुलिन का, तो इंसुलिन को क्या था, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट था वह इंसुलिन था। तो इंसुलिन के लिए जो उत्तरदायी जीन है उसको हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या, तो उसका बहुत सारी मल्टीपल जो कापी बना लेते हैं और फिर उसको हम लोग प्योरीफाई करके आइसोलेट करते हैं और फिर उसको जहाँ पे यूज करना उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए, जो रिकम्बिनेंट है इसमें दो शब्द है, री और कम्बिनेंट। री मतलब क्या होता है, पुनः या दोबारा से, और कम्बिनेंट मतलब कम्बिनेशन या जोड़। डीएनए मीनिंग डीएनए हो गया और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक। मीनिंग इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में जोड़ करके एक नया जेनेटिक कम्बिनेशन का ऑर्गेनिज्म या सेल बनाते हैं या डीएनए बनाते हैं, जिसमें डिजायर जो आवश्यक जीन होता है वह क्या था, प्रेजेंट होता है, वो अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कोहेन एंड बोयर इन 1970। मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जो सबसे पहले देने का जो श्रेय है वह 1970 में कोहेन और बोयर नामक वैज्ञानिक ने इस जो तकनीकी को दिया था, इसका रूपरेखा बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाउल बर्ग इन 1972 फर्स्ट डेवलप आरडीएनए मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए जो मॉलिक्यूल एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1980। इसके बाद पाउल बर्ग एक वैज्ञानिक आए, इन्होंने 1980 में पहला सबसे फर्स्ट जो है कि आरडीएनए मतलब क्या, आर मतलब रिकम्बिनेंट मतलब ऐसा डीएनए जिसमें कोई फॉरेन या कोई बाह्य या जो डिजायर डीएनए को जोड़ करके एक नए कम्बिनेशन का डीएनए बनाया, उसी को हम लोग आरडीएनए या आर प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट डीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और इस कार्य के लिए पाउल बर्ग को 1980 में जो कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। अब एक इसकी हम लोग परिभाषा के रूप में इसको जान सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वह क्या, एक लेबोरेटरी टेक्निक है टू कंबाइन डीएनए फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज क्रिएटिंग न्यू कम्बिनेशन। वही मीनिंग हुआ कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, एक लेबोरेटरी जो कि मेथड है। मतलब ये पूर्ण रूप से क्या है, प्रयोगशाला पर आधारित, प्रयोगशाला में हम नई चीज़ बनाई। इसमें हम दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ करके एक नया कम्बिनेशन या एक नए कम्बिनेशन का सेल या ऑर्गेनिज्म या डीएनए को बनाते हैं। और जो नए ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होगा या जो फॉरेन डीएनए होगा, वह अपने फंक्शन को या कार्य को जो कि
दिखाता है। जैसे सिंपल में अगर हम लोग देखें, बहुत जो फेमस एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा बीटी काटन। तो बीटी में क्या, बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो इस टेक्निक के द्वारा क्या किया कि जो बैसिलस थुरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए को जो कॉटन प्लांट है या बैगन ब्रिंजल का पौधा, इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिक उसको फ्यूज कर दिए। अब जो नया पौधा होगा वह जो नेचुरल पौधे से अलग होगा, क्योंकि जो नेचुरल पौधे होगा उसमें केवल नेचुरल उसका डीएनए है बैगन का या जो कि मतलब कॉटन प्लांट का। लेकिन जो नया पौधा बनाया गया उसमें कॉटन का जो डीएनए है वो तो है ही, उसके साथ साथ इसमें बीटी जो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया का भी डीएनए उसमें ऐड किया गया। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया क्या करता है, इसका जो जीन होता है वो एक ऐसे प्रोटीन को बनाता है कि जैसे उस पौधे में इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं, जैसे उसके पत्तियों को, उनके जो फूल को खाने का प्रयास करते हैं, वो प्रोटीन जाके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, या ये कहें कि उनके डेथ का कारण बनती है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल जो होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। अब प्रश्न है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। इस एंजाइम का उपयोग हम लोग डीएनए मॉलिक्यूल को या प्लाज्मिड को कट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से जब नया जो प्लाज्मिड या फॉरेन डीएनए लेते हैं तो उसको एक निश्चित साइज का कट करना होता है। तो उस निश्चित साइज को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है डीएनए लाइगेज। जब हम एक डीएनए में या एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जब दूसरे का डीएनए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो लास्ट में एक फास्फोडाइस्टर बांड रह जाता है जिसको हम लोग निक बोलते हैं। तो उस फास्फोडाइस्टर बांड को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, जोड़ने के लिए या भरने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज। मतलब क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसके 2 टाइप हैं, मतलब एक डीएनए लाइगेज जो होती है बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, एक जो कि वायरस से प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है वेक्टर या प्लाज्मिड। देखिए वेक्टर या प्लाज्मिड का काम क्या होता है, कैरियर का। जैसे किसी बैक्टीरिया सेल में हमें कोई दूसरा डीएनए को भेज करके उसको वहाँ पे एक्सप्रेस कराना या वहाँ पे उसका जो कि मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो हम प्लाज्मिड को कट करेंगे और जहाँ पे प्लाज्मिड का जो पार्ट कट करेंगे उसी जगह पर हम फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और फिर उस प्लाज्मिड को हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी हम लोग ये डायग्राम में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्लाज्मिड या वेक्टर का काम क्या होता है, फॉरेन डीएनए को कैरी करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है चौथा इसमें, होस्ट सेल। होस्ट सेल का मतलब जिसमें हम लोग फॉरेन डीएनए या जो मतलब डिजायर डीएनए है उसको हमें ट्रांसफ़र कराना है और उसको जो इसके फंक्शन को देखना है। अब प्रश्न आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक प्रमुख स्टेप कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे हमने 8 स्टेप का वर्णन किया है, कुछ किताबों में इससे कम भी है, कुछ किताबों में 1-2 पॉइंट इससे ज़्यादा भी है। अब ये जो बेसिक स्टेप यहाँ पर है, इसी स्टेप के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्लोनिंग की प्रोसेस करते हैं। तभी हम लोग स्टेप देखते हैं, फिर देखिए प्रोसेस आते हैं। सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड वेक्टर। सबसे पहले हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जिसके डीएनए को हमें निकाल करके और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में या सेल में उसका फ्यूजन या मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन करते हैं और एक उपयुक्त वेक्टर जो उसको कैरी करे या ढो सके। दूसरा पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रॉम होस्ट सेल। और जब हम होस्ट सेल को कंफर्म कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप ये होता है कि होस्ट सेल से उस डीएनए को हम बाहर निकालें, क्योंकि डीएनए क्या बहुत लार्जर है तो पूरे डीएनए को तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उस डीएनए को आइसोलेट करके एक स्पेसिफिक साइज का डीएनए हम कट करते हैं। तो इसको जो मतलब डिजायर डीएनए को हम लोग आइसोलेट करते हैं। तीसरा है डिजायर डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो प्लाज्मिड भी हमारे पास आ गया और जो फॉरेन डीएनए भी आ गया तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सहायता से हम फॉरेन डीएनए के एक स्पेसिफिक साइज को कट करेंगे और उसी साइज के हम क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड हमारा होगा प्लाज्मिड को भी हम उसी साइज का कट करके अलग कर लेंगे और उस जगह पे जो प्लाज्मिड के डीएनए को हम कट करेंगे उसके जगह पे हम फॉरेन डीएनए क्या करते ला करके जोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
जो प्रिपरेशन ऑफ आरडीएनए या रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड मतलब ज्वाइनिंग एंड लाइगेशन। अब जब हम प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए को या बाहरी डीएनए को जोड़ देते हैं तब उसी को हम बोलते हैं आरडीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए या आर प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब जिसके कम्बिनेशन को चेंज किया गया, दोबारा से बनाया गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्म आर प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल। अब अगले स्टेप हम जो आर प्लाज्मिड बनाते हैं उसको हम होस्ट सेल में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफार्म सेल फ्रॉम नॉन ट्रांसफार्म सेल। अब जब हम इस आर प्लाज्मिड को किसी होस्ट में या बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि किस सेल को हम ट्रांसफार्म किए हैं। तो ट्रांसफार्म सेल को नॉन ट्रांसफार्म सेल से अलग करते हैं, उसको पहचानते, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ताकि आगे चल कर उसका अध्ययन आसानी से करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद हम जो है कि उसके मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन को देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं या उसको मल्टीप्लाई और एक्सप्रेस कराते हैं। और लास्ट पॉइंट में जब उसका मल्टीप्लिकेशन और एक्सप्रेशन होगा तो वो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को मतलब कोड करता है, तो उस प्रोटीन या जीन को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड जीन कॉपी या प्रोटीन, और उसको वहाँ से हार्वेस्टिंग करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये डायग्राम जो है, देखिए ये क्या है हमारा, ये जो है रेड कलर का, ये हमारा डोनर सेल है। डोनर सेल मतलब वह सेल या ऑर्गेनिज्म जहाँ से हमें डीएनए को आइसोलेट करके और फिर ट्रांसफ़र करना है, ये डोनर सेल है। और ये डोनर सेल का क्या आ गया, डीएनए हो गया। ये हमारा क्या है, वेक्टर या प्लाज्मिड है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करने का, ढोने का काम करेगा। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या पढ़े कि डोनर सेल से हम लोग क्या करते हैं, इस डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो सेल के बाहर डीएनए आइसोलेट हो गया। अब अगला स्टेप है कि हम पूरे डीएनए को, लार्जर साइज को तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, तो इसको हम स्पेसिफिक साइज का कट करेंगे। तो अभी सपोज इस डीएनए को हम लोग 4-6 इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट, जो हमारा रिक्वायर फ्रेगमेंट है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो यहाँ पे हमारे फॉरेन डीएनए या जो डिजायर डीएनए की जो साइज होगी, उसी साइज का हम यहाँ से क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स के पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। मतलब जितना बड़ा हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसी साइज का यहाँ पे प्लाज्मिड को हम कट करके अलग कर देंगे। अब इस पार्ट को यहीं पे हम ला करके जोड़ देंगे। तो अगला स्टेप क्या है, कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड जो कि इंजर्शन, प्लाज्मिड को कट करके उसी जगह पे हम इसको ला के जोड़ देंगे। अब देखिए अब हमारा न्यू प्लाज्मिड आ गया। अब इसमें देखिए ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, या जो पतला दिख रहा है ये हमारा वेक्टर है, प्लाज्मिड है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यही हमारा फॉरेन डीएनए या डिजायर डीएनए, जिसको हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेकर यहाँ पे इंसर्ट किए हैं। तो अब इन दोनों को हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, आर प्लाज्मिड, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकम्बिनेंट डीएनए, मतलब जिसका कम्बिनेशन हम चेंज कर दिए हो। अब अगला स्टेप हम लोग क्या पढ़ें कि इस आर प्लाज्मिड को हम लोग होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सपोज ये हमारा होस्ट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है और ये हम क्या किए यहाँ पे इस आर प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किए हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसको हम ऐसे ही कलर का दिखाएंगे, जैसे हमारे प्लाज्मिड का पार्ट है और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। अब इसके बाद क्या लिखा गया, इसको होस्ट सेल कंटेंट प्लाज्मिड। अब हम इसको जो कि सिलेक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन, मतलब ये हम कंफर्म करेंगे कि जो हम रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र किए हैं या जिसमें हम लोग इंसर्शन किए हैं वही ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा तो कोई दूसरा ट्रांसफ़र हो गया, तो इसका हम कंफर्मेशन करेंगे। और फिर इसके बाद इसको इसके एम्प्लीफिकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन करना। तो नॉर्मली भी क्या होता है कि जैसे जैसे होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिड के अंदर भी स्वतः द्विगुणित होने की क्षमता होती है, मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन अगर हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाना है तो क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करते हैं। अगर क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक का उपयोग करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो नॉर्मली हमें एक बहुत लिमिटेड समय में 1000 से लेकर के 3000 तक प्लाज्मिड हमें मिल जाते हैं। तो इस प्लाज्मिड का अगर 3000 कापी बन गया तो फॉरेन डीएनए का भी 3000 प्रति हमें मिलेगा।
तो सिलेक्शन एंड एम्पलीफिकेशन, फिर इसके बाद क्या प्रोटीन मतलब प्रोडक्शन फ्रॉम क्लोन्ड जीन, और जो फॉरेन जीन को ऐड किए हैं तो उसके द्वारा भी प्रोटीन को क्या करेगा, वो कोड करेगा। तो प्रोटीन हार्वेस्टिंग, उस प्रोटीन को हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे, मतलब कलेक्ट कर लेंगे और उसका जो फंक्शन या उपयोग वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब मेथड, कैसे क्लोनिंग करते हैं। अब प्रश्न आता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग क्या क्या एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंटरफेरॉन एंड हार्मोन, मतलब अगर हमें इंसुलिन मतलब बनाना हार्मोन, ठीक है। अब इंसुलिन की आप लोग पहले पढ़ागा कि शुगर की मात्रा को कम करने के लिए, तो नेचुरली इंसुलिन क्या है कि मतलब पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रीट होता है। अगर किसी में कोई डिस्टर्बेंस समस्या आ जाती है तो उसमें नहीं बनता है, तो उसमें जो कि मतलब मधुमेह रोग होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग से आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाते हैं। इंटरफेरॉन एक एंटीबायोटिक है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल में जो किसी मतलब कि इम्यून सिस्टम से जो रिलेटेड सेल हैं उनमें किसी वायरस का इन्फेक्शन होता तो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम सेल एक प्रोटीन बनाती हैं जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। और हार्मोन, इनको हम लोग बनाते हैं, में इसका यूज होता है। डेवलपिंग वैक्सीन, अलग अलग प्रकार के वैक्सीन को डेवलप करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है। फिर इसके बाद है कि जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तमाम प्रकार के जो हम लोग पौधे बनाते हैं, हीट से रेसिस्टेंसी है, वायरल डिजीज से रेसिस्टेंसी, फंगल डिजीज से रेसिस्टेंसी है, ठीक है, ड्रॉट से रेसिस्टेंसी है, तो इन सबको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। तो इनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है। जीन थेरेपी मतलब किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म में कोई डिफेक्टिव जीन आ गया है तो उस डिफेक्टिव जीन को अलग करके उसके जगह पर हेल्दी जीन को रिप्लेस करना, जीन थेरेपी का, तो यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज होता है। फिर अगला जेनेटिक मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब कि तमाम जो अनुवांशिकी से जो मतलब रिलेटेड अध्ययन होते हैं उनमें और उसके विश्लेषण करने में, एनालिसिस करने में इसका यूज होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो तमाम सारे ऑर्गेनिज्म है जो नए नए डिजीज होते हैं तो उनमें हम उसके अध्ययन करने के लिए उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग को ज्ञात करने में इस टेक्निक का यूज होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बहुत फेमस टेक्निक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर विश्व में पूछा जाए तो अलग जेफरी हैं, और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो फादर हैं डॉक्टर लालजी सिंह, जो जौनपुर के रहने वाले थे। तो इनको अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जैसे कहीं पर कोई रेप का केस है, क्राइम का केस है, या किसी को कोई भी बच्चा हो अगर उसको कोई डाउट हो तो वो अपने मतलब जो कि फादर कौन है उसके हैं, या ये कहें कि उसके बायोलॉजिकल फादर कौन है, या ऐसा कोई डिस्प्यूट केस आता है जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम उस जो कंसर्न व्यक्ति उसके ब्लड को लेकर के और उसके कंसर्न माता पिता हैं उसके ब्लड को लेकर के जांच करके मतलब ये जो बता सकते हैं कि फला व्यक्ति का रियल मतलब फादर या जैविक फादर कौन है। कई बार ऐसा हम लोग कहानी में सुना होगा ना कि एक बच्चे को दो महिलाएं लेकर किसी राजा के पास जाती हैं तो कहते हैं काट दीजिए, तो जिसका 2 पार्ट करके दे दीजिए। तो उसमें क्या था कि जिसका बच्चा रहता वो तो पहले पुरानी टेक्निक थी। जो वर्तमान में क्या है कि जो टेक्निक है वह सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पर, प्रूफ पर आधारित है। और वैसे भी जितने भी लोग हैं किसी के ऐसा अगर देखा जाए तो कोई प्रूफ नहीं कि उसके जैविक या बायोलॉजिकल फादर कौन है। अगर हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही कंफर्म कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जो जैविक फादर वो कौन है। अगला पॉइंट है एंजाइम प्रोडक्शन, मतलब जो तमाम प्रकार के एंजाइम है उसके फार्मेशन में भी इस टेक्निक का यूज होता है। और लास्ट पॉइंट है डिजीज डायग्नोसिस, जो तमाम प्रकार की डिजीज हैं उनकी कम समय में डायग्नोसिस अगर करना है तो हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के कम समय में इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, को पसंद आएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, जो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।